लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये एक ऐसा नारा, एक ऐसा स्लोगन था जिसने फ्रांस और तमाम यूरोप के तारीख को बदल करके रख दिया। आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस क्या थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फ्रांस और तमाम यूरोप पर कौन से असरात छोड़े। वेलकम टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस की तारीख में अहम वाक़यात में से एक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से शुरू होकर 1799 तक जारी रहा, जिन्होंने फ्रांस के तारीख को बदल कर रख दिया और इसके साथ साथ बहुत सी यूरोपियन ममालिक पर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत से असरात पड़े। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फ्रांस पर कौन से असरात पड़े और दीगर यूरोपियन ममालिक पर कौन से असरात पड़े और ओवरऑल दुनिया पर कौन से असरात पड़े। रिवॉल्यूशन को समझने से पहले हमें सबसे पहले फ्रांस के सोशल डिवीजन को समझना होगा। फ्रांस उस वक्त 3 सोशल क्लासेस में डिवाइड हो चुका था। सोशल क्लास से मतलब ये है कि लोगों को तबका तर तबका तकसीम किया गया था, जिनमें 3 मेन सोशल क्लासेस आते हैं, नोबेलिटी, क्लर्जी और कॉमनर्स। नोबेलिटी एक ऐसी क्लास का नाम है जिनमें वो लोग शामिल हैं जिनको बादशाह की तरफ से खसूसी हकूक़ मिलते हैं। इन हकूक़ में वो बादशाहत की तरफ जाते हैं। नोबेलिटी वो लोग थे जो कि लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे थे। नोबेलिटी वो लोग थे जो कि उस वक्त के सोशल क्लासेस में सबसे हाई लेवल पर थे। दूसरे सोशल क्लास को कहते हैं क्लर्जी। क्लर्जी में वो लोग शामिल थे जो कि उस वक्त के मज़हब के तालीम याफ्ता लोग थे। इनका मेन काम ये होता था कि वो उस वक्त अपनी मजहबी मकामात को संभालते थे, जिनमें पादरी, मौलवी, पीर या मुशाहिद शामिल होते थे। इनका मकसद ये होता था, इनका काम ये होता था कि वो अपने मज़हब के तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और अपने मज़हब की पासदारी करे, अपने मज़हब को लोगों तक पहुँचाए। उनकी जो सोशल क्लास थी वो भी तकरीबन नोबेलिटी से जाके मिलती थी, क्योंकि ये मज़हब का इस्तेमाल करके लोगों को सप्रेस करते थे। वो मजहबी कार्ड का यूज़ करके अपनी सुपेरियरिटी दूसरों पर शो कर रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हवाले से सोशल क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कॉमनर्स आता है। कॉमनर्स जो कि आम पब्लिक थी, जिन्हें विरासत में कोई प्रिविलेज नहीं मिला था, जिन्हें विरासत में कोई टाइटल नहीं मिला था, जिन्हें विरासत में कोई बड़ा सा नाम नहीं मिला था। इनका काम यह था कि वो अपनी तजारत के ज़रिए पैसे कमाएं और एरिटोक्रेसी और क्लर्जी को जो है ना वो अपने पैसे खिलाए और उनके जो बड़े बड़े टैक्सेस है वो पे कर ले। उस वक्त किंग लुइस 16 ने बहुत बड़े बड़े टैक्सेस इन पर लगाए थे, जिसकी वजह से ये लोग रोडों पर निकल आए थे और उन लोगों ने अपना हक मांगना शुरू कर दिया। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के काजेस क्या थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट किस तरह हुई और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फ्रांस पर कौन कौन से असरात पड़े और दूसरी यूरोपियन स्टेट्स पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कौन कौन से असरात पड़े। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के काजेज़ को डिफरेंट ऑथर्स और डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनमें पॉलिटिकल काजेज़, सोशल काजेज़ और इकोनॉमिकल काजेज़ आते हैं। इकोनॉमिकल काजेज़ में सबसे बड़ा काज ये था कि फ्रांस उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था। फ्रांस में पॉवर्टी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही थी। उस वक्त फ्रांस इकोनॉमिकली इंस्टेबल था, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। फाइनेंशियल क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह ये थी कि किंग, क्वीन और क्लर्जी और नोबिलिटी जो थी वो लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे थे। टैक्सेस जो थे सारे कॉमनर्स को पे करने पड़ रहे थे, 1 रुपया भी नोबिलिटी और क्लर्जी की तरफ से नहीं आ रहा था। फाइनेंशियल क्राइसिस फ्रांस में क्यों आई? फाइनेंशियल क्राइसिस उस वक्त फ्रांस में इसलिए आई क्योंकि उस साल का जो फसल था वो ख़राब हो गया था, जिन्हें राइटर्स बेड हार्वेस्ट कहते हैं। बेड हार्वेस्ट ये है कि उस वक्त मौसम ख़राब हो गया था या ज़मीन में कोई ऐसी बीमारी आ गई थी जिनकी वजह से सारे फसल ख़राब हो गए थे। फसल ख़राब होने की वजह से कॉमनर्स की जो लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। दूसरे नंबर पर आता है हाई ब्रेड प्राइसेस। हाई ब्रेड प्राइसेस का मतलब ये है कि उस वक्त रोटी का जो प्राइस था वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिनकी वजह से लोग रेजिस्ट करने लगे थे। इकोनॉमिक काजेज़ में एक बड़ी वजह ये भी थी कि उस वक्त फॉरेन वार्स चल रहे थे। फॉरेन वार से मुराद ये है कि उस वक्त फ्रांस के आसपास कंट्रीज़ में जंगें चल रही थी, जिनकी वजह से अपने तजारती सामान उन मुल्कों को बेच भी नहीं सकते थे और उन मुल्कों से कुछ ला भी नहीं सकते थे, जिनकी वजह से फ्रांस की इकॉनमी गिर चुकी थी और फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया और लोग बाहर। दूसरे नंबर पर आता है सोशल काज। सोशल काज ये है कि उस वक्त फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो 3 क्लासेस में डिवाइड हो चुकी थी, जिनमें नोबिलिटी और क्लर्जी अपना लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे और कॉमनर्स पर हाई टैक्सेस
लगा रहे थे, जिनकी वजह से कॉमनर्स अफेक्ट हो रहे थे और कॉमनर्स ये चाह रहे थे कि ये नोबिलिटी और क्लर्जी जो है वो भी हमारी तरह ज़िंदगी गुजारे, जिनकी वजह से कॉमनर्स ने रेजिस्टेंस शो किया, जिनकी वजह से कॉमनर्स अपने घर से निकले और जिनकी वजह से फ्रांस एक इनकलाब की तरफ मूव करता चला गया। तीसरे नंबर पर आता है पॉलिटिकल काजेज़। पॉलिटिकल काजेज़ ये है कि उस वक्त फ्रांस के सोशल क्लास कॉमनर्स में ऐसे लोग आ गए थे जो कि ओल्ड रिजीम के ख़िलाफ़ कुछ लिख पाते थे, कुछ कह पाते थे। वो कहते थे कि ये जो ओल्ड रिजीम है, ये जो क्लास सिस्टम है, ये अब ख़त्म होना चाहिए। इन्होंने एक ऐसा वर्ड दिया जिसे इनलाइटनमेंट कहते हैं। वो लोगों को एक नई सोच दे रहे थे। वो कहते थे कि ये जो क्लास सिस्टम है ये अब ख़त्म होना चाहिए, जो ओल्ड रिजीम है लुइस 16 का, ये ख़त्म होना चाहिए। तमाम लोगों को एक जैसे हकूक़ देने चाहिए, जिसे एज ऑफ इनलाइटनमेंट कहते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा रोल एज ऑफ इनलाइटनमेंट ने प्ले किया है। एज ऑफ इनलाइटनमेंट ने ये किया है कि लोगों के जहनों को बदल लिया। और पॉलिटिकल काजेज़ में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी आता है। उस वक्त अमेरिका आज़ाद हो चुका था, अमेरिका अपनी एक रियासत बना चुका था, जिनकी वजह से लोगों के जहन में इंडिपेंडेंस का एक सोच आ गया था, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबब बना। तो ये थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ काजेज़। अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, किस तरह स्टार्ट हो गया, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन फेज़ बाय फेज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।